आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं HCS टेस्ट सीरीज में फुल एंड टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ द स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक अनिवार्य गुण है। ऑप्शंस आर डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, नेशनलिज्म और सॉवरेनिटी। यहाँ पे पूछा गया है कि कब स्टेट को स्टेट डिक्लेयर किया जाता है, उसके लिए क्या एसेंशियल एट्रीब्यूट्स रहते हैं। उसका सही आंसर है सॉवरेनिटी। और इसमें 4 एसेंशियल एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम देख लेते हैं वो 4 एसेंशियल एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं। वो होता है पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। तब जो है उसको स्टेट कंसिडर्ड किया जाता है। किसी प्लेस को स्टेट कब कंसिडर किया जाएगा, जब वहां कुछ पॉपुलेशन होगी, कुछ रहने वाले लोग होंगे, कुछ एरिया होगा, टेरिटरी उनके पास होगी, सरकार होगी वहां पे और सॉवरेनिटी होगी उस एरिया पे, तो तब उसको एक स्टेट कंसिडर्ड किया जाता है। जो पॉपुलेशन और टेरिटरी होती है वो जो है वो एक फिजिकल बेसिस होता है किसी भी स्टेट का, और गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी जो है वो यहाँ का एक लीगल और पॉलिटिकल बेस होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर की मुद्रा तथा संतुलन को बनाए रखता है। ऑप्शंस आर सेरिब्रम, पोन्स, सेरिबलम और मेड्यूला। इसका सही आंसर है सेरिबुलम। सेरिबुलम जो होता है वो ब्रेन के बैक साइड में होता है। आप देखो पिक्चर के थ्रू बेटर समझ आएगा आपको। यहाँ पे होता है सेरिबुलम। सेरिबुलम जो है वो कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को मेन ब्रेन के साथ। मीन्स ये जो है सिग्नल रिसीव और सेंड करने का काम जो है सेरिबुलम करता है। इसीलिए इसको क्या माना जाता है, इसका फंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेट किस तरह से करेगा, क्योंकि यही सिग्नल भेजेगा हैंड्स को या लेग्स को कि आपकी मूवमेंट हो, उसके रिगार्डिंग ये कोऑर्डिनेट करता है वॉलेंटरी मसल मूवमेंट को, और मेंटेन करता है पोस्चर को, बैलेंस को और इक्विलिब्रियम बनाता है बॉडी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेरिब्यूलम। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है द 1200 मेगावाट राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। हाँ जी बताइए कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है ये राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट। जल्दी से बताइए। ऑप्शंस है इसके लिए हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और फरीदाबाद। ये आता है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। द राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज 1200 मेगावाट कोल फायर्ड। वो आप नाम से ही समझ गए होंगे, थर्मल प्लांट है तो कोल का इसमें यूज होगा। कोल फायर्ड प्लांट है जो लोकेटेड है एक गांव के पास, खेदर गांव है हिसार डिस्ट्रिक्ट में, उसके पास ये है। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा स्टेट में ये आता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है द कालेसर नेशनल पार्क। कालेसर नेशनल पार्क जो है वो फेमस है इनमें से किस फाउना के लिए। ऑप्शंस है टाइगर के लिए, बर्ड्स, मंकीज या फिर रस्टी स्पॉटेड कैट। इसका सही आंसर हो जाएगा ये फेमस है बर्ड्स के लिए। यहाँ पे जो है बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं। जो कलेसर नेशनल पार्क है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ये जो है फुटहिल्स ऑफ शिवालिक रेंज में आता है। जो शिवालिक रेंज है वो किसका पार्ट है, वो माइटी हिमालयाज का पार्ट है। और ये कहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये आता है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। और ये किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है 3 स्टेट्स के साथ। वो कौन कौन सी स्टेट है, हिमाचल प्रदेश, अभी उत्तरांचल का नेम चेंज हो गया है, उत्तराखंड। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड और यूपी के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और जो यूपी के साथ बाउंड्री शेयर होती है वो यमुना रिवर जो है से उसकी बाउंड्री बनाती है। ओके, यमुना रिवर जो है वो फॉर्म करती है ईस्टर्न बाउंड्री इसकी उत्तर प्रदेश के साथ। और जो मेन शिवालिक रिज है वो इसको सेपरेट करती है, स्टेट बाउंड्री बनाती है हरियाणा की हिमाचल और उत्तरांचल के साथ नॉर्थ में। ओके, मैप के थ्रू मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी लोकेशन कहाँ पे है ताकि आप बेटर समझ पाए। इस एरिया में जो है कालेसर नेशनल पार्क आता है, ये वाला एरिया यमुनानगर आप देख सकते हैं, ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस साइड में यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे है उत्तराखंड और इधर नीचे की तरफ है ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इसकी सेपरेशन होती है रिवर यमुना से। और इधर जो है शिवालिक रिज है, मीन्स माउंटेन्स हैं जो इसको सेपरेट करते हैं। हरियाणा और हिमाचल और उत्तराखंड का जो बॉर्डर फॉर्म करते हैं, इस एरिया में है कालेसर नेशनल पार्क। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है मैच द फॉलोइंग। आपसे पूछा गया है कि ये जो फेमस इवेंट्स हैं ये कौन से ईयर में हुए हैं, ये आपको मैच करना है।
तो जल्दी से बताइए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स, रोवलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद स्ट्राइक और बरदौली सत्याग्रह। ये सारे इवेंट जो है बहुत ही मेन इवेंट है, तो आपको इनकी डेट याद रखनी चाहिए। तो जल्दी से बताइए। वैसे इनमें रोवलेट सत्याग्रह, ये मोस्टली सभी स्टूडेंट को पता होता है रोवलेट सत्याग्रह। तो हम देखते हैं इसका ईयर क्या है। इसका ईयर जो है वो है 1919। ये इसलिए भी याद रहता है क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर जो 1919 में हुआ था, इसका एक बड़ा कारण रोवलेट सत्याग्रह था। तो यहाँ पे हमने मैच किया बी और थ्री, बी का जो है वो थ्री है। तो टू ऑप्शंस जो है वो हमारे ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए हैं। तो अब आगे बताइए जल्दी से क्या इसका सही आंसर होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे अहमदाबाद स्ट्राइक की। जो अहमदाबाद स्ट्राइक हुई थी, ये जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे ही थे, तो उनके आने के थोड़े ही टाइम बाद ये हो गई थी। तो इसका ईयर क्या है, इसका ईयर हो जाएगा 1918। ये 1918 में हुई थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हुआ था वो हुआ था 1920 में। इसको आप चोरा चोरी इंसिडेंट से जो इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कब किया गया था, जब 1921 में चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था। तो आप इसका भी आंसर कर पाएंगे, इसको मैच कर पाएंगे 1920। बरदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, और इसके लीडर कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। ये गुजरात में हुआ था। अब हम इन इवेंट के बारे में देख लेते हैं। इसका पहले हम सही आंसर देखते हैं, सही आंसर क्या होगा। हाँ जी बताइए। इसका सही आंसर होता है ए। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो लॉन्च किया गया था 4 सितंबर 1920 में, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं रोवलेट एक्ट की। रोवलेट एक्ट का जो पूरा नाम था वो था द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919। अगर इस नाम से भी पूछा जा सकता है ये मैच द फॉलोइंग में, तो आपको पजल नहीं होना है कि हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट क्या है। तो ये रोवलेट एक्ट का ही दूसरा नाम है। ओके, जिसको पॉपुलरली रोवलेट एक्ट बोला जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी 1918 में। ये वन ऑफ द इनिशियल मूवमेंट थी जिसको गांधी जी ने लेड किया था। बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, जो 20वीं शताब्दी थी उसकी स्टार्टिंग में ही ये हुआ था। एंड जब वो साउथ अफ्रीका से आए थे तब उन्होंने ये किया था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में गांधी जी की लीडरशिप में ये हुई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बरदौली सत्याग्रह की। बरदौली सत्याग्रह जो है वो जून 1928 में हुआ था, गुजरात स्टेट में हुआ था, और इसके लीडर कौन थे, इसके लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सरदार की उपाधि थी, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये इसी सत्याग्रह के बाद जो है वहां की वुमेन ने जो है वल्लभ भाई पटेल को दी थी सरदार की उपाधि। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैच द फॉलोइंग आपसे पूछे गए हैं। ओके, तो बताइए। यहाँ पे पूछा गया है कि आयरन जो है वो किसमें पाया जाता है, फास्फोरस बताइए, राइबोफ्लेविन और विटामिन सी। ये मैच करना है। विटामिन सी मोस्टली सभी को पता होगा, ये पाया जाता है सिट्रस फ्रूट्स में। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, और किसको क्योर करने के लिए होता है, या हम कह सकते हैं कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, वो होती है स्कर्वी। सिट्रस फ्रूट जैसे कि आपका ऑरेंज, ग्रेप्स, ये सब। उसके बाद हम बात करते हैं आयरन। आयरन जो है वो पाया जाता है ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स के अंदर, हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर जो है आयरन की मात्रा जो है बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद हम बात करेंगे फोस्फोरस। फोस्फोरस पाया जाता है मीट एंड पोल्ट्री में, और रेबोफ्लेविन जो है वो पाया जाता है फोर्टिफाइड सीरियल्स में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 81 का। 81 का सही आंसर फर्स्ट का है, सेकंड, फर्स्ट का सेकंड देखिए। फर्स्ट का सेकंड इन दो में है। उसके बाद फोस्फोरस मीन सेकंड का फर्स्ट, सेकंड जो है फर्स्ट। तो ये भी है। रेबोफ्लोविन थर्ड का थर्ड होना चाहिए यहाँ पे। तो ये बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है अरेंज बाय करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, मीन्स कौन सी चीज पहले पास हुई, कौन सा बाद में आया, उसके बारे में आपको बताना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपसे पूछा गया है। ये भी मेजर इवेंट्स है, मेजर इवेंट्स की डेट जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बताइए कौन सा कब हुआ। अगर एग्जैक्ट डेट भी नहीं पता है बट आपको पता है कि कौन सा इवेंट कब हुआ, तब भी आप आंसर कर पाएंगे। ये जो है ये बहुत पहले हुआ था। 1884 के आसपास जो है एल्बर्ट बिल आया था। उस टाइम पे लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन के टाइम पे एल्बर्ट बिल आया था। फिर मोरले मिंटो रिफॉर्म्स की हम बात करें, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, 1909 में ये आए थे। और उसके बाद हम बात करते हैं गांधी एरविन पैक्ट, ये हुआ था 1931 में। रोवलेट एक्ट अभी अभी हमने बात की है,
ये जो है हुआ था 1919 में। तो आप इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता सकते हैं। सबसे पहले हुआ फोर्थ आएगा, देन थर्ड, फिर आता है आपका थर्ड एंड देन फर्स्ट एंड देन सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 1 इसका सही आंसर है, मीन्स ए इसका सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले हम बात करेंगे गांधी एरविन पैक्ट जो है वो एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट था जिसको साइन किया गया था महात्मा गांधी और लॉर्ड एरविन के बीच में। जो लॉर्ड एरविन जो है उस टाइम पे वॉइसरॉय थे इंडिया के। ये साइन हुआ था 5 मार्च 1931 में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी लंदन में, उससे थोड़ा पहले ये साइन हुआ था। और इंडियन का अब बात करते हैं नेक्स्ट हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की, जिसे मोरले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है। ये जो है एक सीरीज ऑफ रिफॉर्म मेजर्स थी जिसको इनेक्ट किया गया था 1909 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। और इसका मेन कंपोनेंट क्या था? इसका मेन कंपोनेंट था यहाँ के इलेक्टिव प्रिंसिपल। हमने कल पहले इसमें क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इलेक्टिव प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट कब आया था। वो आया था 1909 के एक्ट के अंडर। इसमें क्या होता था? इलेक्टिव प्रिंसिपल टू द मेंबरशिप इन द इंपीरियल और लोकल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों में ही, इंपीरियल में भी और लोकल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जो इलेक्टिव प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट आया था इसके अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं रोवलेक्ट एक्ट की। रोवलेक्ट एक्ट जो है 1919 में आया था। लेजिस्लेशन पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, द लेजिस्लेचर ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। ओके, रोवलेक्ट एक्ट की बात हमने की। उसके बाद हमने बात की एल्बर्ट बिल की। एल्बर्ट बिल क्या है? एल्बर्ट बिल जो है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की हिस्ट्री में ये एक कंट्रोवर्शियल मेजर रहा जिसे प्रपोज किया गया था 1883 में। इसमें क्या था? इस बिल में था कि जो सीनियर इंडियन मैजिस्ट्रेट हैं वो प्रिसाइड कर सकते हैं केसेस में जिनमें ब्रिटिश सब्जेक्ट भी इन्वॉल्व हैं इंडिया के अंदर। तो इसके ये जो है काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। जो ब्रिटिशर्स थे वो इस एक्ट से बिल्कुल नाखुश थे। इंडिया के अंदर भी जो यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स थे वो भी, और जो ब्रिटिशर्स अपनी कंट्री में थे उन्होंने भी जो है इसका बहुत अपोज किया था इस बिल का। और फिर बाद में क्या हुआ था? इस बिल को जो है वीक कर दिया गया था, बहुत ज्यादा वीक। इससे काफी पावर इस बिल की ले ली गई थी और देन इसको पास किया गया था जनवरी 25 1884 में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, वो पार्ट आपको बताना है फूल का जिसकी पार्ट से फोटोसिंथेसिस होती है। हमें पता है फोटोसिंथेसिस कहाँ से होती है? जो ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ऑप्शन है यहाँ पे एंडोसियम, गायनोसियम, कैलेक्स और कोरोला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है कैलेक्स। कैलेक्स जो है बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा क्योंकि सेपल्स के नाम से ये मोस्टली जाना जाता है, बट सेपल का ही दूसरा नाम कैलेक्स भी होता है। जो इसका ये ग्रीन लीव्स आप देख सकते हैं, इसे कैलेक्स बोला जाता है और इसी के थ्रू जो है वो फोटोसिंथेसिस होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ फिशेज इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मछलियों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? मीन्स जहां पे मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है फिशेज की, वो कौन सा राज्य है? ऑप्शंस है केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा होती है वेस्ट बंगाल के अंदर। ओके, वेस्ट बंगाल के बाद कौन सी स्टेट पे होती है सेकंड नंबर पे? जो वेस्ट बंगाल है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिशेज का इंडिया में। एंड देन उसके बाद होता है आंध्र प्रदेश में, एंड देन गुजरात, केरला एंड तमिलनाडु। इस तरह से जो है फिशेज की प्रोडक्शन होती है। इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि अरेंज कीजिए। सबसे ज्यादा जो है ऑप्शन आपको दे दिए वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड देन आपको तमिलनाडु। और आपसे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा फिशेज जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मीन्स आपको लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा कहाँ होती है। तो वेस्ट बंगाल में, देन होती है आंध्र प्रदेश में, देन गुजरात एंड देन तमिलनाडु। इस तरह से अरेंजमेंट भी पूछी जा सकती है, बट बहुत ही कम चांस रहता है इतना डीप आपसे पूछा जाए। फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ही आपको याद रखनी है, तो वो है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है रजिया सुल्तान के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रजिया सुल्तान, विच ऑफ देम इज और आर करेक्ट। और इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रजिया सुल्तान के रिगार्डिंग सही है? फर्स्ट है शी सेट ऑन द थ्रोन इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश।
वो इल्तुतमिश की जो है पुत्री थी और इसमें पूछा गया है कि जब इल्तुतमिश की डेथ हो गई थी तो उसके बाद जो है वो तख़्त उन्होंने संभाला था। उसके बाद सेकंड है नो खुतबा वाज़ read in her name and no coins were stuck in her name as she was a female ruler कि कोई उनके नाम पे कोई खुतबा नहीं पढ़ा जाता था, ना ही उनके नाम पे कोई कॉइन जो है वो स्टक किया गया था। उसके बाद थर्ड है शी डाइड आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम हर हॉर्स उनकी मृत्यु जो है वो घोड़े से गिरकर हुई थी। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। उनकी मृत्यु जो है कैथल में हुई थी, उनकी मृत्यु जो है लड़ते हुए हुई थी। तो थर्ड स्टेटमेंट आप जो है वो एलिमिनेट कर देंगे, फोर्थ भी एलिमिनेट हो जाएगी। फर्स्ट और सेकंड में से कौन-कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो इसका सही आंसर है बी। क्योंकि वो अपने फादर की डेथ के एकदम बाद जो है वो उन्होंने थ्रोन ले लिया था, मीन्स सिंहासन पर वही बैठी थी और सेकेंडली जो है उनके नाम पर कॉइन्स भी हैं। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएंगी। रजिया असेंडेड द थ्रोन एज जलालतुद्दीन रजिया एंड इमीडिएटली ड्रॉप्ड हर वेल। पहले वो पर्दे में रहती थी, उन्होंने अपना पर्दा छोड़कर जो है मेंस अटायर जो है डाल लिए थे जब उन्होंने ये सिंहासन लिया था। एंड सी अथॉरिटेटिवली इशू कॉइन, उन्होंने कॉइन इशू किए थे अपने नाम पर एंड अपने आप को उन्होंने प्रोक्लेम किया था एज अ पिलर ऑफ वुमेन एंड क्वीन ऑफ द टाइम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है when a strong beam of light is passed through a colloidal solution the light will। बताइए, जब एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट जो है वो कोलाइडियल सॉल्यूशन से पास करती है तो लाइट कैसी हो जाती है? वो स्कैटर होती है, वो अनचेंज पास कर जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है या फिर रिफ्लेक्ट करती है? तो इसका सही आंसर है लाइट जो है वो स्कैटर करती है और इस प्रोसेस को जो है टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। पिक्चर के थ्रू देखिए आपको बेटर समझ आएगा। ये लेजर बीम लाइट है। अगर इसको प्योर वाटर से पास किया जाता है तो लाइट बीम जो है वो विजिबल नहीं होती है। आप देख सकते हैं वाटर के अंदर कोई लाइट जो है आपको नहीं दिखेगा, बट अगर कोलाइडियल सॉल्यूशन से इसे पास किया जाए तो लाइट बीम जो है वो विजिबल होगी। ये देखिए यहाँ से विजिबल है और कैसी है? ये स्कैटर्ड फॉर्म में है और इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है? इस इफेक्ट को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है एंजाइम्स दैट एक्ट एज कैटालिस्ट विद इन द लिविंग सेल्स आर। जो एंजाइम जो है कैटालिस्ट की तरह एक्ट करती है लिविंग सेल्स में, उन्हें क्या बोला जाता है? कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और प्रोटीन्स, इनको बोला जाता है प्रोटीन। डी इसका सही आंसर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है आफ्टर हुज नेम द सुधीरमन कप इज नेम्ड। जो सुधीरमन कप है वो किसके नाम पर दिया जाता है? और ये भी बताइए कि सुधीरमन कप जो है वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है बैडमिंटन से। और किसके नाम पर ये दिया जाता है? ये दिया जाता है डिक सुधीरमन के नाम पे। और ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी हम देख लेते हैं। जो ये कप है वो नेम उसका दिया गया है डिक सुधीरमन के नाम पे। ये एक फॉर्मर इंडोनेशियन बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं और फाउंडर भी रहे हैं ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडोनेशिया के। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलॉय ऑफ। बताइए, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो किस चीज का एलॉय होता है? ऑप्शंस हैं टिन एंड लेड, जिंक एंड लेड, कॉपर एंड आयरन और कार्बन एंड टिन। इसका सही आंसर है ये एक एलॉय होता है टिन एंड लेड का। क्योंकि जो टिन एंड लेड होते हैं उनकी हाई रेजिस्टेंस पावर होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई रेजिस्टेंस होता है और लो मेल्टिंग होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम हार्ड वाटर इज नोन एज। कठोर जल से कैल्शियम तथा मैग्नीशियम को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, फ्लोक्यूलेशन और वाटर सॉफ्टनिंग। जब वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है तो वो हार्ड वाटर होता है। हार्ड वाटर, तो अगर हम हार्ड कंपोनेंट को रिमूव कर देंगे वाटर के अंदर से तो क्या होगा? वाटर की सॉफ्टनिंग हो जाएगी। तो इसका सही आंसर है वाटर सॉफ्टनिंग। डी इज द राइट आंसर। हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है वाटर सॉफ्टनिंग जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें रिमूव किया जाता है डिसॉल्व्ड कैल्शियम और मैग्नीशियम को, जिनकी वजह से वाटर के अंदर हार्डनेस होती है
और वाटर सॉफ्टनिंग कब अचीव किया जाता है, किस तरह से अचीव कर सकते हैं, इसको अचीव किया जा सकता है, या तो हम उसमें कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं जो फॉर्म करते हैं इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशंस, और बाय आयन एक्सचेंज या फिर आयन एक्सचेंज से। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है Which of the following is not written by मुंशी प्रेमचंद? निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन है गोदान, गाइड, मानसरोवर, गबन। अगर आपको पता है जो मुंशी प्रेमचंद थे वो हिंदी और उर्दू के पोएट थे, हिंदी में लिखते थे या फिर वो उर्दू में लिखते थे, तब भी आप इसका आंसर कर पाएंगे गाइड। गाइड जो है वो इनके द्वारा नहीं लिखी गई थी, गोदान इनके द्वारा लिखा गया है। ये वैसे भी फेमस वर्क है, आपको पता ही होगा मुंशी प्रेमचंद की अगर फेमस वर्क जो है आपको पता है तो उनमें गोदान भी आता है, मानसरोवर भी आता है और गबन भी आता है। तो सही आंसर हो जाएगा गाइड। हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। ये जो थे लिखते थे हिंदी और उर्दू सोशल फिक्शन ये लिखते थे, और इनका जो रियल नेम था वो था धनपत राय श्रीवास्तव। इन्होंने लगभग 300 स्टोरीज और नॉवेल्स लिखे हैं, जिनमें से बेस्ट नॉवल है इनके शिवा सदन, रंगमंच, गबन, निर्मला, गोदान। और जो प्रेमचंद जी हैं इनका बेस्ट वर्क जो है इनका जो बेस्ट वर्क है वो मेंशन किया गया है इनकी 250 स्टोरीज की जो है एक कलेक्शन है जिसका नाम है मानसरोवर। मानसरोवर में वो सब मेंशन है। और ये गलत नहीं होगा कहना कि जो प्रेमचंद जी हैं वो फादर हैं उर्दू शॉर्ट स्टोरीज के। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा है Which is the only Grand Slam tournament to be played on clay court? क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है? ऑप्शंस है यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। इनमें से कौन सा जो है वो क्ले पे खेला जाता है? जो ये हाँ जी, बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले पे खेला जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर एचसीएस एग्जाम में, वो पूछा गया है कि इनमें से सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? तो सबसे ओल्डेस्ट है विंबलडन। अगर ऐसा दोबारा पूछा जाए तो वो है विंबलडन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो फ्रेंच ओपन है वो एक लौता ऐसा ग्रैंड स्लैम है जिसको क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। इसके प्रोफेशनल हैं रोजर फेडरर और राफेल नडाल। इनको बेस्ट प्लेयर माना जाता है क्ले कोर्ट का। उसके अलावा जो है ग्रास पे भी खेला जाता है। अलग अलग ग्राउंड रहते हैं इसके लिए, क्ले होता है, ग्रास होता है, और जो ग्रास टेनिस कोर्ट होती है उसको जो है लॉन कोर्ट भी बोला जाता है, और ये सबसे कॉमन टाइप का होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन सब के बारे में बताएंगे कि यूएस ओपन जो है वो किस तरह के एरिया पे खेला जाता है, क्या वो ग्रास पे खेला जाता है, और ऐसा ही आप विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन का भी बताएंगे कि ये किस तरह के ग्राउंड पे खेला जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है थ्री क्रॉप्स दैट कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू ग्लोबल फूड ग्रेन प्रोडक्शंस आर। हाँ जी, बताइए तीन फसलें जो कंट्रीब्यूट करती हैं ग्लोबल फूड ग्रेन्स की सबसे मैक्सिमम, बताइए। ऑप्शन है व्हीट, राइस, बार्ले, राइस, मेज, सोरगम, व्हीट, मेज, सोरगम, या फिर व्हीट, राइस, मेज। सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है वो है डी, व्हीट, राइस और मेज, गेहूं, चावल और मक्का। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। इसकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हीट, राइस एंड मेज आर द क्रॉप जो कंट्रीब्यूट करती हैं मैक्सिमम टू द ग्लोबल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं वर्ल्ड की वो प्रेफर करती हैं चावल अपनी मेन फूड में। ओके, राइस एज देयर मेन फूड, उसके बाद आता है व्हीट और मेज। इसलिए बोला जाता है कि जो ये क्रॉप्स हैं, तीन क्रॉप्स ये हुई, ये मेनली प्रोड्यूस की जाती है किस एरिया में प्रोड्यूस की जाती है? जहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है वहां पे ये प्रोड्यूस होती हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है when heated from 0 degree to 10 degree Celsius volume of given mass of water will। हाँ जी, बताइए क्या होता है, क्या वॉल्यूम हो जाएगा गिवन मास का? गिवन मास ऑफ वाटर का वॉल्यूम क्या होगा अगर उसको हीट किया जाता है 0 डिग्री से 10 डिग्री तक? ऑप्शन है वो इंक्रीज करेगा ग्रेजुअली, या डिक्रीज करेगा ग्रेजुअली, या फिर पहले इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज कर जाएगा, और लास्ट ऑप्शन है पहले वो डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज कर जाता है। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, पहले वो डिक्रीज करता है और फिर वो इंक्रीज करता है।
पहले डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब हम पानी को जो है हीट करते हैं 0 डिग्री से, तब उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है इंक्रीज होती है। और आपको पता ही है वॉल्यूम और डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और इसका इफेक्ट आप 4 डिग्री तक देख सकते हैं। जब हम 0 से 4 डिग्री तक हीट करते हैं, तब जो है क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो डेंसिटी है आइस की, वो मैक्सिमम जो डेंसिटी होती है आइस की, वो मैक्सिमम तक जाती है 4 डिग्री तक। ओके, उसके बाद डेंसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और डेंसिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही मेन कारण रहता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं आइस के अंदर, वो क्लीव्ड होते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस में। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, द कंप्यूटर असिस्टेड मेथड फॉर रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग और हाइपोथेटिकल सिस्टम इज। हाँ जी बताइए, इसे क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है डेटा फ्लो। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में मैच द फॉलोइंग पूछा गया है कि कौन सी बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, वो आपको मैच करना है। यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा विंग ऑफ फायर, ये सभी को ऑलमोस्ट सभी को ही ये पता होगा। ओके, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद जो है आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो पोएट भी थे, एक अच्छे पोएट थे। तो मेरी 51 कविताएं, ये है अटल बिहारी वाजपेयी की। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एंड देन सलमान रुश्दी, ये है मिडनाइट चिल्ड्रन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आप मैच करके देखिए। ए का है थर्ड, ए का 3 कहाँ पे है? इन दो में जो है ए का 3 है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, बी का सेकंड होना चाहिए, बी का सेकंड, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज पोजिशन्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी किलोमीटर अबव सी लेवल, अबव मीन सी लेवल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है 35,786। ओके, इतने किलोमीटर पे जो है ये होता है मीन सी लेवल से। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात हो रही है। अगर माइल्स में पूछा जाए, माइल्स में होगा 22,236 माइल अबव द मीन सी लेवल। ओके, और ये जो है सेम पोजीशन पे रहती है रिलेटिव टू द अर्थ सरफेस। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती हैं, वो कहाँ होती हैं? वो सेम पोजीशन पे दिखाई देती हैं, अगर हम बात करें रिलेटिवली टू द अर्थ सरफेस। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है चाइना। चाइना जो है वो बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। बिम्स्टेक में कितने मेंबर हैं और उन सबके नाम बताइए जल्दी से। इंडिया इसका मेंबर है, म्यांमार भी है और बांग्लादेश भी है। ओके, अब हम देख लेते हैं इसके मेंबर स्टेट्स के बारे में। जो 7 मेंबर स्टेट्स हैं बिम्स्टेक के, जिसमें से 5 जो है वो साउथ एशिया से हैं। वो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। और 2 जो है वो है साउथ ईस्ट एशिया से, वो है म्यांमार और थाईलैंड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है, व्हाट इज अ विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है? क्या ये एक ड्राइव होती है, एक पीसी होता है, वेब ब्राउजर होता है, या फिर एक फाइल मैनेजर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये होता है एक फाइल मैनेजर। विंडो एक्सप्लोरर जो है वो एक फाइल मैनेजर होता है। विंडो एक्सप्लोरर को जो है फाइल एक्सप्लोरर भी बोला जाता है, पहले से विंडो एक्सप्लोरर बोला जाता था। ये एक फाइल मैनेजर एप्लीकेशन होती है, जो कब से है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये पार्ट है, जब से विंडो 95 आई है तब से। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। यहाँ आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी नेशनल हाईवेज आर देयर इन हरियाणा। हरियाणा में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? ऑप्शन है आपके पास 24, 30, 43 और 32। हाँ जी बताइए, कितने नेशनल हाईवे हैं हरियाणा के अंदर? हरियाणा के अंदर नेशनल हाईवे है 32, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा स्टेट जो है वो नॉर्थ इंडिया में आती है। यहाँ पे वास्ट नेटवर्क है। एटलीस्ट यहाँ पे 32 नेशनल हाईवे हैं, जिनकी टोटल लेंथ लगभग कितनी है? इनकी टोटल लेंथ है 2484 किलोमीटर। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।